इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और किसी को भी ये समझाना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए मुझे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना पड़ेगा और एक मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जांपल और एक मैकेनिज्म। आपको पहले बता दूं, ये जो वीडियो है फंक्शन पार्ट 2 और टाइप्स ऑफ फंक्शंस वाला, ये मैं अभी 5वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड करते टाइम प्रॉब्लम ये आती है कि इस टॉपिक को किसी को भी अननोन व्यक्ति को समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए मुझे एक रियल लाइफ एग्जांपल और एक मैकेनिज्म को डिस्कस करना ही पड़ेगा आपके सामने। तो फॉर एग्जांपल अब हम चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ। रियल लाइफ एग्जांपल, अब मान लीजिए आपको मम्मी ने कोई काम बोला घर से करने के लिए कि आपको मार्केट जाना है और कुछ काम परफॉर्म करना है। तो मान लीजिए कि आपका एक छोटा भाई है, ये आपका एक छोटा भाई है। उसके बाद में अब आपको मम्मी ने कुछ काम बोला कि मार्केट जाके कुछ सामान लेना है या फिर आपको इस छोटे भाई को मार्केट भेजना है। तब आप इसको, अभी छोटे भाई के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी आपके पास है और आपके घर में 4 गाड़ियाँ हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके घर में 4 व्हीकल्स हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि 4 व्हीकल है तो चारों की की अलग अलग होगी। एक कार की होगी, एक आपकी 2 व्हीलर की होगी, एक एक्टिवा की होगी, एक आपके पास में अगर घर पे बाइक हो तो एक बाइक की होगी। अब आप इसको देते हैं 2 व्हीलर की। इससे बोलते हैं आप कि आप एक्टिवा की ले जाओ। तो अब ये भाई क्या करेगा आपका, ये भाई आपका एक्टिवा की ले जाके एक्टिवा में ही लगाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक्टिवा की चाबी ले जाके बाइक में लगाए या एक्टिवा की चाबी ले जाके कार में लगाए, वो लगेगी ही नहीं। इसी टाइप से जो हम ये की दे रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट होता है। और ये जिस चीज़ में उसको जाके लगा रहा, मतलब कि जो उसके रिस्पेक्टिव चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ये आईएनटी टाइप का है, तो ये इसको उसी व्हीकल में लगाएगा जिसमें रिसीविंग टाइप आईएनटी हो। जैसे कि आप कार में एक्टिवा की चाबी लगाएंगे तो कोई उसका सेंस नहीं है, बाइक में एक्टिवा की चाबी लगाएंगे तो भी उसका कोई सेंस नहीं है, किसी दूसरे व्हीकल में आपकी गाड़ी की लगाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसी टाइप का पैरामीटर भी होना ज़रूरी है। मतलब कि जिस व्हीकल की है वो व्हीकल का होना भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपने एक्टिवा की चाबी दी और एक्टिवा पापा ले गए तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है, उस आर्ग्यूमेंट का, उस पैरामीटर का, उस काम का कोई सेंस नहीं, फिर तो भाई कहीं जा ही नहीं पाएगा। उसके बाद में आप बात करते हैं कि भाई को भेजना कहाँ है। तो अब ये जो बंदा है ये मार्केट जाने वाला था, फॉर एग्जांपल इसको चाबी भी मिल गई और वो पर्टिकुलर गाड़ी भी मिल गई जिसमें वो चाबी लग गई। अब मार्केट ये सिर्फ 2 केस में जा सकता है। इसके मार्केट जाने की 2 वजहें हो सकती हैं। एक होता है कि टू ब्रिंग समथिंग, मतलब कि इसको मान लो कि मम्मी ने बोला है कि इसको कुछ जाके सामान लाना है मार्केट से, तो ये एक केस हो गया कि टू ब्रिंग समथिंग। और दूसरा कि वो जा सकता है घूमने, तो यहाँ पर आप सिर्फ लिख सकते हैं ट्रैवलिंग। या तो वो सिर्फ घूमने जा सकता है या फिर वापस कुछ घर पे ला सकता है सामान, यही 2 केस हो सकते हैं। अब जब वो सिर्फ घूमने जाता है, मतलब कि इस केस में वॉइड टाइप का फंक्शन यूज़ होगा और इस वाले केस में अदर डेटा टाइप्स के फंक्शन यूज़ होंगे। अभी धीरे धीरे ये बहुत अच्छे समझ में आने वाला है कि वो वापस क्या लाएगा, फिर वो वापस जो लाएगा वो चीज़ का क्या होगा। ये सब आपको जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था यहाँ पे, मैकेनिज्म के थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। अभी आपके लिए सिर्फ इतना समझना ज़रूरी कि जो टाइप की चाबी मिले वो टाइप का व्हीकल होना ज़रूरी, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसी के रिस्पेक्टिव पैरामीटर होना ज़रूरी है। अगर आर्ग्यूमेंट पैरामीटर वगैरह सब कुछ बढ़िया है तो फिर 2 वजह है उसके मार्केट जाने की, या तो वो कुछ सामान लेने जा रहा है या तो फिर वो ऐसे ही घूमने जा रहा है, हवा खाने जा रहा है। तो जब वो सिर्फ घूमने जा रहा है तो वो घर कुछ भी नहीं लाएगा वापस, और अगर वो मार्केट जाके कुछ वापस ला रहा है तो वापस लाएगा तो वो वहीं पे रखेगा जहाँ से वो गया था। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर वो घर से गया है तो घर से मार्केट जाके कुछ सामान लाना तो वो घर पे ही सामान लाएगा, रास्ते में कहीं छोड़ के नहीं आएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आप डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट। मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट में आपके लिए 2 काम है। पहला काम है कि आपको cos 60 कैलकुलेट करना है। cos 60 कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में आपको sin 30 कैलकुलेट करना है। sin 30 कैलकुलेट करने के बाद में आपके सामने एक बॉल रखिए और आपको ये कमांड दी जाती है कि किक द बॉल।
मतलब कि आपके सामने जो बॉल है आपको उसको किक कर देना और दूर फेंक देना। इस केस में आप क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से और यहाँ पर वो वैल्यू लिख देंगे। sin 30 की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे ऐसे ही। किक द बॉल है तो बॉल को लात मार देंगे और आपका ये सारे तीनों काम खत्म हो जाएंगे। सेकेंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको a इक्वल टू cos 60 करना है, b इक्वल टू sin 30 करना है और किक द बॉल करना है। तो अब यहाँ पर आने के बाद पहले क्या करेंगे, तो पहले आप cos 60 की वैल्यू निकालेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को a को असाइन कर देंगे। वैसे यहाँ पर sin 30 है तो sin 30 से आप जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे उस कैलकुलेटेड वैल्यू को आप उसको b को असाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको b को असाइन करना है। तो इससे हमें दो चीज़ समझ आती है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है a इक्वल टू 1045, तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि a की वैल्यू 1045 नहीं है। a की वैल्यू 1045 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू a की वैल्यू है। मतलब कि अगर हमारे सामने ऐसा कुछ स्टेटमेंट है a इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसके लिए हमें b प्लस सी को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू a को असाइन होगी। मतलब कि a इक्वल टू बी प्लस सी में RHS स्टेटमेंट जो है वो पहले चलेगा, उसके बाद में ये LHS वाला स्टेटमेंट बाद में चलेगा सेकेंड नंबर पे। अब इससे फंक्शंस का क्या लेना देना, तो अब फंक्शंस डिस्कस करते हैं। फंक्शन के टाइप्स, तो फंक्शन के टाइप्स हम जब स्पेसिफाई करते हैं जब हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेन फंक्शन लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं INT मेन। लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें हमने लिखा था वॉइड प्रिंट सम। यहाँ पर पैरामीटर्स थे, लिख ही देता हूँ INT P INT Q और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन थी। समझने वाली बात ये है कि ये जो होता है, अब इसको फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स क्या, तो अब लिख लीजिए आप सिंटेक्स टू राइट अ फंक्शन। तो पहले यहाँ पर आएगा रिटर्न, ये अंडरस्कोर है, डेटा ये अंडरस्कोर है और टाइप, उसके बाद में नेम, उसके बाद में ब्रैकेट चालू पैरामीटर्स, उसके बाद में ब्रैकेट बंद, यहाँ पर करली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पर आएगा डेफिनेशन और लास्ट में आता है एक रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये रिटर्न डाटा टाइप है, मतलब कि अगर फंक्शन का हम डायरेक्टली फंक्शन का टाइप डिफाइन नहीं कर सकते, फंक्शन का कोई पर्टिकुलर टाइप्स नहीं होते, फंक्शन के रिटर्न टाइप्स होते हैं। देयर आर ऑलवेज रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस, वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हमने वर्ड लिखा था तो वर्ड में हमने देखा था कि 3 स्टेटमेंट थे, INT सम, सम इक्वल टू P प्लस Q, या भी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में printf %d बैकस्लैश n कॉमा सम। अब ये 3 स्टेटमेंट थे। अब आप बोलेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट तो है ही नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉइड टाइप का जो वॉइड टाइप का जो फंक्शन होता है, वॉइड रिटर्न टाइप का जो फंक्शन होता है, वो वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब कि जब ये जो हमारा छोटा भाई था, ये गाड़ी में चाबी लगा के जब घर से निकला था और सिर्फ घूम के आया, कुछ सामान घर पे लाया नहीं वापस, तो ये केस हो गया वॉइड का। वॉइड का आप ऐसा भी लिख लीजिए, इंग्लिश मीनिंग फॉर वॉइड इज एम्प्टी, मतलब कि खाली। वॉइड का मतलब होता है खाली। आपने सुना होगा, अगर आपने कभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो तो एयर वॉइड्स करके टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो वॉइड्स का मतलब होता है कि गैप या फिर एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड बोलते हैं। तो अब हम समझ गए कि वॉइड टाइप का तो कुछ रिटर्न करता ही नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल रिटर्न डेटा टाइप है हमारा INT। INT के बाद में हमारा फंक्शन पहले प्रिंट सम था, इस बार सिर्फ सम है, गोल ब्रैकेट चालू। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स है, अभी हमें पता नहीं कि पैरामीटर्स क्या है। अब आप बोलेंगे कि 2 ही पैरामीटर्स हो सकते हैं क्योंकि सम निकालना है, तो ये गलत है। यहाँ पर 3-4 पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि 4 या 5 नंबर का सम निकालना हो। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन में जब हम हमारा काम कर लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे रिटर्न
यहाँ पर हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, सम। सम में हम जो भी हमारा सम है पी प्लस क्यू प्लस आर, जितने भी पैरामीटर था वो सारे कंप्यूट कर लेंगे और फिर लास्ट में रिटर्न सम कर देंगे। इससे होगा ये कि जो सम की वैल्यू इस स्टेटमेंट से इवेलुएट हुई वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि रिटर्न कहाँ होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अब हम इसको डायरेक्ट एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे और मैं वहीं पर बताऊंगा कि रिटर्न कहाँ होगी। उससे पहले ये मैकेनिज्म को एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म में हमने जब ये इवेलुएट किया कि LHS इवेलुएट हो गया, तो अब इससे जो वैल्यू वापस आई वो ए को मिली। तो अब जो फंक्शन से वैल्यू वापस आएगी, फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होगी, ये अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको पकड़ने के लिए एक वेरिएबल का यूज़ होगा। एक थ्योरी पॉइंट लिख लीजिए आप, अ फंक्शन कैन रिटर्न मैक्सिमम वन वैल्यू। एक फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। लास्ट सेशन वाले प्रोग्राम को यूज़ करेंगे, मैं उसी को एडिट करूँगा, लेकिन आपको वो पूरा लिखना रहेगा। लास्ट सेशन वाला प्रोग्राम मैंने रिमूव कर दिया, तो हम नया लिख लेते हैं। टच abcd.c, ओपन abcd.c। प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने प्रैक्टिकल सेटअप वाले वीडियो में बनाया था, जो मेरा GCC और VS कोड वाला वीडियो था। उसमें मैंने आपको जैसा स्पेसिफाई किया आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। आपको किसी दूसरी चीज़ को फॉलो नहीं करना, नहीं तो आपको आगे जाके 100% प्रॉब्लम आएगी। या तो इंटरव्यू देते टाइम या फिर आप किसी तो भी जगह ऐसे फंसेंगे कि आपको मैनुअली टर्मिनल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही आगे जाके। इसके लिए हम 2 ही वेरिएबल लेंगे इस बार, सॉरी 3 वेरिएबल ले लेंगे। z, सबसे पहले रिटर्न 0। अब ये जो रिटर्न 0 है, हमारे डिस्कशन हो चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करता है, और ये जो रिटर्न 0 होता है ये रिटर्न वैल्यू वहीं पे करता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया। तो अब मेन को कॉल किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, तो ये 0 वापस जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जैसे ही 0 पहुँचता है तो उससे ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझता है कि प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुका है, एंड हो चुका है। अब मुझे मेमोरी को फ्री कर देना है और रजिस्टर में से ये सारी एंट्रीज को डिलीट कर देना जो भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड हुई है। उसके बाद में हमने x की वैल्यू सेट कर दी। मान लो कि इस केस में हम बिल्कुल सिंपल वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे और y की वैल्यू हम ले लेंगे -1। उसके बाद में अब हम फंक्शन बनाएंगे सम नाम का। सम में वैल्यू हम पास करेंगे x, y की। अब इस सम से जो वैल्यू मान लीजिए कि INT टाइप का फंक्शन हो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम उसका प्रोटोटाइप लिखेंगे। तो हमें पता है कि INT उसका रिटर्न टाइप है। उसके बाद में नाम सम है। उसके बाद में अब 2 नंबर का सम प्रिंट करता है, तो उन 2 नंबर्स को पकड़ने के लिए हमें 2 INT लगेंगे। तो एक INT P ले लेते हैं, और यहाँ सॉरी इस बार हम A ले लेते हैं और एक INT B ले लेते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ प्रोटोटाइप है। इस लाइन को मैं कॉपी करके वापस से लास्ट में यूज़ करूँगा। इसको हम अभी लिखेंगे 2 मिनट बाद, हमारा मेन कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद में एक हम ले लेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। फिर से हम सम को कॉल कर लेंगे, इसको हम पास कर देंगे x, y, सेमीकोलन। बस ये 2 बार हमारा प्रोग्राम चले। अब हमने ये सम करा तो लिया, लेकिन अब हम सम वाले जो फंक्शन है इस बार हम उसमें प्रिंटिंग नहीं कराएंगे। हम प्रिंट हमारे हिसाब से कराएंगे कि प्रिंट एफ sum of %d and %d is %d। एक्सलेशन मतलब कि sum of x and y is z, ऐसा कुछ प्रिंट होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करें क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि इस वाले फंक्शन के लिए x, y और z क्या है उसे कुछ भी नहीं पता, उसे सिर्फ वैल्यूज से मतलब। अगर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखूँ, प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट INT सम के अंदर लिखता हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि सम फंक्शन के लिए x, y और z की कोई वैल्यू है ही नहीं। x और y और z नाम के, बल्कि उसके लिए तो वेरिएबल्स ही नहीं है। यहाँ पर हमने ये प्रिंट एफ लिखा। उसके बाद में अब हम इसको वापस से जब यूज़ करेंगे जब दूसरी बार सम कंप्यूट हो जाएगा। अब रही बात ये है कि अब हमने तो यहाँ पर सम कंप्यूट तो करवा लिया। अब मैं यहाँ का कोड लिखता हूँ आपके लिए। तो a और b में हमने वैल्यू पकड़ ली। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का, जो कि सम वाले फंक्शन के लिए, ये जो सम नाम का वेरिएबल है
ये इस सम नाम के फंक्शन के लिए। इस सम में हम जो ये डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हो चुका है कि पैरामीटर्स में ये आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पकड़ेंगे, मतलब कि एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है वो ए और बी के लिए हो जाएगी, और सम में हम ए प्लस बी करा देंगे, ए प्लस बी। अब बारी आई रिटर्न करने की, तो रिटर्न करेंगे हम सम की वैल्यू। याद रखिए ये सम को रिटर्न नहीं करा बल्कि सम की वैल्यू को रिटर्न करा है। अब सम की वैल्यू को रिटर्न करा तो हमने जो यहाँ पर समझा था हमारे बोर्ड पर, जो हमने मैकेनिज्म के टाइम समझा था, मैकेनिज्म के टाइम जो हमने चीज़ें समझी थी, मैकेनिज्म 1 में और 2 में यही फ़र्क था। इसमें सिर्फ cos 60 इवेल्युएट किया था, लेकिन इसमें cos 60 को इवेल्युएट करके हमने सेव भी किया था ए के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ये ए किस टाइप का होना चाहिए, मतलब कि अब मान लीजिए कि ये सम में से जो वैल्यू रिटर्न होगी तो वो रिटर्न होगी यहाँ पर रखा जाएगी, और यहाँ पर सेमीकोलन, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। मतलब ये तो ऐसा है कि मैं एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ आपको, एकदम एंड में देखिए आप, ये तो ऐसा है कि किसी ने कोई वैल्यू लिखी, मान लीजिए कि 25 रिटर्न हुआ और आगे सेमीकोलन लगा दिया। अब इसका तो कोई सेंस बनता ही नहीं। ज़रूर इसको पकड़ने के लिए हमें एक वेरिएबल लगेगा x इक्वल टू 25, अब इसका सेंस बनता है। तो वैसे ही ये जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी ये यहाँ पर रखा जाएगी, तो इसको पकड़ने के लिए भी हमें एक वेरिएबल लगेगा। वो वेरिएबल हम z को मान लेंगे। इससे वर्किंग देखते हैं, एक्स वाई और जेड से 4 बाइट एक्स और वाई और जेड के लिए एलोकेट हुए। एक्स की वैल्यू 1 सेट हुई, वाई की वैल्यू -1 सेट हुई। सम एक्स वाई से एक्स और वाई की वैल्यू सम को पास हुई ए और बी में। यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ सम नाम से, सम में ए और बी की वैल्यू प्लस करके सेव हुई। उसके बाद में सम की वैल्यू रिटर्न हुई, वो आई यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल इस केस में 1 - 1 0 आएगा, तो z इज इक्वल टू 0 लिखा गया। अब z की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा सम ऑफ 1 एंड -1 इज 0। अब मान लीजिए 1 और 1 है, तो अब x, y में फिर ये 1 और 1 की वैल्यू a और b में आ गई। अब ये सम जब चलेगा तो 1 + 1 2 सम को असाइन हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न 2 होगा, वो 2 यहाँ पर आएगा। इसको भी हम z में पकड़ लेंगे। उसके बाद में सम ऑफ 1 एंड 1 इज 2 ऐसा प्रिंट हो जाएगा हमारे सामने। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हमने प्रोटोटाइप्स भी डिक्लेयर कर लिए, हमने रिटर्न भी करवा लिया, सब कुछ परफेक्ट करवा लिया इसमें हमने। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो में पीछे जाएं, हो सके तो वीडियो को शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल को अच्छे से समझें, मैकेनिज्म को अच्छे से समझें, फिर ही आगे बढ़ें। इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। इसमें कोई कंपाइलर एरर नहीं है। ये आ गया सम ऑफ 1 एंड -1 इज 0, सम ऑफ 1 एंड 1 इज 2। बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट है हमारा, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। अब नेक्स्ट स्टेज पे हम चलते हैं। तो सिर्फ एक दो छोटी सी बातें जो आपको बताना रह गई है वो मैं अभी बता देता हूँ। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए कि एक्स और वाई को हम लेते ही नहीं, एक्स और वाई की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें जेड की ज़रूरत है। एक डिस्कशन ये करते हैं कि इस वाले फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा, जो वो रिटर्न करेगा, उसको पकड़ने के लिए भी उसी टाइप का हमें वेरिएबल चाहिएगा। तो ये देखिए, इसका रिटर्न टाइप INT, सम वाले फंक्शन का रिटर्न टाइप INT। तो INT टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको पकड़ने के लिए भी एक INT टाइप का ही वेरिएबल लगेगा। फिर से रिपीट करते हैं, सम नाम का जो वेरिएबल है वो INT रिटर्न टाइप का है, मतलब कि जो रिटर्न करेगा वो INT टाइप की वैल्यू होगी। उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसी सेम टाइप का एक वेरिएबल भी लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं फ्लोट लिख दूँ या फिर वो डबल लिख दूँ जो कि डेसिमल के लिए होता है, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर कंपाइलर एरर देगा ये। हम एक्स और वाई नाम से तो नहीं। अब आप अगर बोले कि हम यहाँ पर मैनुअली वैल्यूज़ पास करवा दें, जैसे कि 25,75 लिख दें, और यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर 1, -1 लिख दें, और फिर इन printf वाले स्टेटमेंट्स को हम चेंज कर दें। printf के स्टेटमेंट की जगह लिख दें हम सम इस %d \n, z। यहाँ पर हम सिर्फ z की वैल्यू प्रिंट करा दें। यहाँ पर हम सिर्फ z की वैल्यू प्रिंट करा दें, वैल्यूज़ पकड़ के। तो अब इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इससे जो x और y की वैल्यूज़ पास हो रही थी, अब इससे डायरेक्टली 25 और 75 सम को पास हो जाएंगे।
ए की वैल्यू 25 हो जाएगी, बी की वैल्यू 75 हो जाएगी, सम कंप्यूट होगा, सम रिटर्न होगा, वो जेड में स्टोर हो जाएगा। ये रिटर्न टाइप आईएनटी है और ये हमारा वेरिएबल भी आईएनटी टाइप का, इसलिए डेटा टाइप कंपैटिबल है। उसके बाद में प्रिंट एफ से जेड की वैल्यू जो भी प्रिंट हो जाएगी। इस केस में भी वही होगा, एक्स और वाई वाले स्टेटमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने सम को कॉल किया, 1 एंड -1 लिखा, सम की वैल्यू प्रिंट कर दी और बस ख़त्म। अब इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो GCC abcd.c ये भी बिल्कुल परफेक्टली कंपाइल हो चुका है, कोई कंपाइलर एरर नहीं है। तो सम इज़ 100, सम इज़ 0 आ गया, 25 + 75 100, 1 + -1 0, तो इससे 0 आ जाएगा। ये हमारे सामने आउटपुट आ चुका है। आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो में पीछे जाएं और एक एक चीज़ को वापस से समझें। उसके बाद में अब एक और लास्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद में इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर्स को डिक्लेयर किया हुआ। फॉर एग्जांपल कि हम आर्ग्यूमेंट में एक ही वैल्यू पास करें, हम आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक वैल्यू पास करते हैं। अब देखते हैं कि अब क्या होगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, इससे कंपाइलर एरर जनरेट होगा, जैसा कि हो चुका है। अभी आपसे बोलेगा कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स की, इसका मतलब टू फंक्शन कॉल, मतलब कि आपने फंक्शन कॉल करते टाइम आर्ग्यूमेंट्स कम दिए हैं, जितने आपको देने चाहिए थे उतने नहीं दिए। अब आप पूछेंगे कि ये कंपाइलर को कैसे पता चला कि हमें कितने आर्ग्यूमेंट देना थे। इसमें लिखा है कि 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड थे लेकिन आपने एक ही भेजा है। तो कंपाइलर को कैसे पता चला? तो काफ़ी सिंपल है। कंपाइलर को इस प्रोटोटाइप से पता चला कि इसमें 2 वैल्यू आनी रहेगी, कॉमा से सेपरेटेड, और यहाँ पर तो एक ही वैल्यू आ रही है। इससे जो है हमारे कंपाइलर को भी पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर मक्कारी करी, हमने 2 वैल्यू की जगह पर एक ही वैल्यू भेजी और उससे कोई काम नहीं होगा। उससे होगा ये कि 25 ए को असाइन हो जाएगा, बी में गार्बेज वैल्यू रहेगी, सम गार्बेज कंप्यूट होगा, रिटर्न भी गार्बेज होगा, यहाँ पर जेड में गार्बेज आ जाएगा और यहाँ पर गार्बेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितने पैरामीटर सेट है उतने ही आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है, जितने आर्ग्यूमेंट्स है उतने ही पैरामीटर सेट करना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। अब सारे जो भी प्रोग्राम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, प्रिंटिंग सीरीज, वो सारे जो भी तरीके हैं, सारे जो भी लॉजिक्स है, वो फंक्शंस के थ्रू भी डिस्कस किए जा सकते हैं, जिनमें सेपरेट फंक्शंस लिखा जाए। अब जब आप सेपरेट फंक्शंस लिखेंगे तो उसमें पैरामीटर के रूप में इनपुट प्रोवाइड करा देंगे, और आर्ग्यूमेंट्स के रूप में इनपुट जो भी यूज़र ने दिया होगा वो प्रोवाइड करा देंगे, और पैरामीटर्स में ऐसे वेरिएबल ले लेंगे जो कि वैसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लें। ये काफ़ी बड़ी बातें हैं। आपको जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ऐसा हो सकता है अभी आपको कि फंक्शन टफ लग रहा हो, इसकी थ्योरी ज़्यादा लग रही हो, लेकिन मैं मानता भी हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप फोकस से समझें, एक एक चीज़ को ध्यान से सुने, एक एक चीज़ को ध्यान से समझें, तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं एक सीपीयू के अंदर, जिसमें हर प्रोग्राम के लिए एंट्रीज होती है, हर प्रोग्राम में हर फंक्शंस के लिए एंट्रीज होती है, हर वेरिएबल की अलग अलग एंट्री होती है। एक फंक्शन के ख़त्म होने के बाद में उस एंट्रीज़ का क्या होता है, प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद में एंट्रीज़ का क्या होता है, वेरिएबल्स ये जो मान लीजिए आईएनटी जेड डिक्लेयर कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोग्राम एंड हो गया, रिटर्न 0, ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 चले गया, तो अब इस आईएनटी जेड का क्या होगा वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन में इंटरनली सिस्टम में क्या क्या होता है हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगले सेशन में प्रैक्टिकल बहुत ही कम होगा, थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जो भी होगा बिल्कुल काम का होगा। उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि इंटरनली सिस्टम में होता क्या है, एक्चुअल में बैकग्राउंड में चल क्या रहा होता है जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कोड लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि कोड लिखने से कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझता है। उससे भी ज़रूरी ये है कि हमें पता लगना चाहिए कि इस लाइन से कंपाइलर एरर आएगा तो क्यों आएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपाइलर एरर नहीं आए तो आपका प्रोग्राम सही है, आपका हो सकता है कि प्रोग्राम लॉजिकली गलत हो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी बार, हमारे साथ ही ऐसा हो चुका है। आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो मैं मेल मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल लिख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है, ज़्यादा स्लो हो रहा है, कोई आप इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर आपने ये चीज़ नहीं समझाई, कोई टॉपिक छूट गया, तो मैं बिल्कुल उसका ध्यान रखूँगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप इससे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख पा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।